साथियों, जिसे हमारा समाज रीति रिवाज कहता है, ये रीति रिवाज लंबे समय से नहीं है, बहुत पहले से नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं इसका, मृत्यु भोज का, कि मृत्यु भोज जिसकी वजह से अभी ज्यादातर राज्यों में हमारे लोगों की बर्बादी हो रही है, उनकी जमीनें बिक रही है, उनके बच्चे जो है कर्जदार हो रहे हैं, ये हालत जो हो रही है मृत्यु भोज की वजह से, ये मृत्यु भोज हमारे समाज में 3 से 4 पीढ़ी पहले नहीं था। 3-4 पीढ़ी पहले नहीं था। मैंने लोगों से पूछा इसके बारे में, क्योंकि जो भी चीज होती है उसको हम लोग फील्ड में जब भी जाते हैं, लोग मिलते हैं तो उससे उसका पूरा निचोड़ निकालते हैं क्या हुआ। तो मैंने ही लोगों से पूछा कि भाई ये मृत्यु भोज क्यों करते हो, तो लोगों ने बताया कि मृत्यु भोज करने से समाज में इज्जत और मान सम्मान बढ़ता है। जो व्यक्ति मृत्यु भोज करता है, अपने पिता माता के पीछे जो खर्च करता है पैसा, तो उसका जो है समाज के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता है, और वो जहां भी जाता है तो थोड़ा ऐसे ही करके जाता है। तो मैंने कहा ये कब से कर रहे हो आप लोग, पहले पहले किसने किया? तो मैं मेरी ही परिवार की बात बताऊं तो मुझे उन लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में सबसे पहले हमारी जाति यानी भील जाति से मैं जिससे बिलोंग करता हूं, वैसे मानता नहीं मगर यह बता रहा हूं उदाहरण के लिए। तो उन्होंने कहा कि यहां के क्षेत्र में सबसे पहले आपके दादाजी यानी मेरे पिताजी के पिताजी, जिनका नाम पद्माराम जी था, उन्होंने किया था। मैंने उसी समय संकल्प लिया कि मेरे दादाजी ने ये किया था, मैं इसको खत्म कर दूंगा। चला एक ही घर से मामला ठीक रहेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं, दूसरे को श्रेय क्यों दे। फिर मेरे दादाजी ने शुरू किया, तो मैंने अपने पिताजी और मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, उनसे बैठकर इस पर चर्चा की कि भाई ये इतना पैसा कहां से आया होगा उस समय। मतलब 80 किलो बताते उस समय लोग, अभी जीवित है लोगों, 80 टीन घी, 80 टीन घी उसमें लगा था, तो बाकी सामान कितना लगा होगा। तो मैंने कहा भाई ये पैसा कहां से आया था, तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहां पर आने से पहले पाकिस्तान में रहते थे, जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में है, सिंध में रहते थे। हालांकि जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं था तो जोधपुर तक का एरिया सिंध में ही आता था, सिंध प्रांत में ही शामिल था। तो वो सिंध में रहते थे और वहां से वो कुछ पैसा कमा कर लाए थे, चांदी के सिक्के। और जब वो यहां आए तो यहां आने के बाद में कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से प्रेरित किया कि आपके पास तो बहुत पैसा है, और आपके पास में उस समय मेरे दादाजी के पास 80 से 100 ऊंट और ऊंटनी का एक रेवड़ बोलते हैं उसको, वो हुआ करता था, टोला बोलते हैं, टोला उधर राजस्थान में। तो मेरे दादाजी की पहचान इस ऊंटों से ही थी, ऊंट वाले, पद्माराम जी ऊंट वाले। तो इतनी सारी संपत्ति उनके पास थी, तो लोगों ने मोटिवेट किया कि आपको अपने पुरखों के पीछे मृत्यु भोज यानी गंगा प्रसादी करनी चाहिए। इसके लिए उनके पुष्प लेकर के हरिद्वार जाने चाहिए और वहां जाकर के उनको उसमें नदी में प्रवाहित करना चाहिए, वापस आकर के अपने पूरे समाज को एकत्रित करना चाहिए, और फिर लोगों में करोगे तो तुम्हारे पैसे का सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो मेरे दादाजी ने उस समय पूछा होगा लोगों से कि भाई जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है, वहां हरिद्वार के अंदर गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करनी पड़ती है, तो अस्थियां तो अब है नहीं, पता नहीं वो सिंध में रह गई या उससे पहले कहीं जब जमीन का अधिकार नहीं था तो भटकते ही थे, और तो क्या करते थे, कुछ समय यहां रह लिए, कुछ समय जहां मजदूरी मिलती थी वहां चले जाते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, आप सुनार के पास जाओ और सुनार से अपने पिताजी और माताजी दोनों के चांदी के फूल बनवा लो।
चांदी के फूल बनवा दो और उनको ले जा करके उसमें प्रवाहित कर दो तो भी हो जाएगा, तो भी चलेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो यज्ञ हुआ, बहुत लोग आए। और उस समय तो सिस्टम भी ये था कि 7-7 दिन तक लोग वहीं रहते थे। 7 समय का भोजन होता था, तो एक समय तो बनाने में लगता था, एक समय खाने में लगता था। इसलिए एक टाइम मिलता नहीं था, एक ही टाइम मिलता था। तो 7 दिन तक वहां लोग रहते थे। और उस समय लोगों के पास साधन क्या थे? मोटरसाइकिल नहीं थी, गाड़ी कार नहीं थी, कोई जीप बस नहीं थी। तो वो लोग ऊंट पर आते थे, बैलगाड़ी पर आते थे, गधों पर आते थे। ये उनका आने का साधन था। अब गाड़ी में, मोटरसाइकिल में तो पेट्रोल डीजल होता है, वो पंप से मिल जाता है। लेकिन ऊंट, बैल, घोड़े या गधे, उनको तो सहारा देना पड़ता है। तो उनके बाद चारे की भी व्यवस्था करनी पड़ती, चारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और अलग अलग गांवों से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग, कोई उस समय टेंट नहीं था, कोई ये मंडप वाले नहीं थे, तो वहां घास फूस की छाया बनाई जाती थी। और ये वहां रहेंगे, इस गांव के वहां, इस गांव के वहां, ऐसा मतलब बड़ा उस समय एक प्रोग्राम उन लोगों ने बनाया। तो ये बात मुझे कब याद आई? जब मुझे मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी ऐसे ही एक प्रोग्राम में लेकर गए। और वो प्रोग्राम 3-4 दिन का प्रोग्राम था और सर्दियों में था। तो जहां पर 4-5 हजार लोग इकट्ठे हो जाए, वहां बिस्तर कहां से लाओगे? इतना हो नहीं सकता। फिर क्या सहारा बचता है सर्दियों में कि लकड़ी इकट्ठी करो, जलाओ और उससे रात भर बैठ करके निकालो। तीसरा क्या होता है? 2 में से 1 टाइम खाना मिलता है। इतने लोगों के लिए स्वादिष्ट सब्जियां, चटपटे आइटम तो बनाए नहीं जा सकते। क्या या तो हलवा बनता है या लापसी बनती है, बड़ा ऐसा ही एक बनता है, बार बार वही खाओ। 4 दिन में मैं बहुत तंग आ गया, बहुत परेशान हो गया। और जब मैं कहता था अरे मैं घर जाता हूं, तो बोलते नहीं नहीं, एक दिन और रुक, कल चलते हैं साथ में। आखिरी दिन जब वहां से हम चले तो भीड़ ज्यादा थी। बस के ऊपर हम बैठे थे, बस के ऊपर मेरे ताऊजी भी बैठे थे, सभी लोग बस पे बैठे थे ऊपर छत के ऊपर। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा ताऊजी ये क्या था? तो ये हिंदी में या भाषा में मृत्यु भोज कहा जाता है, गंगा प्रसादी कहा जाता है। उधर हमारे वहां पर इसका जो बड़ा कार्य होता है, उसमें 2-3 सिस्टम है। बड़ा जो होता सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं खर्च। तो मैंने ताऊजी से बोला, ताऊजी ये क्या था? उन्होंने कहा बेटा ये खर्च था। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल खर्च था, इसमें कोई शक नहीं। खर्च था, 5 लाख रुपए का खर्च था। अच्छा कोई व्यवस्था थी? कुछ नहीं। 5 लाख का खर्च, लोगों को सही समय और सही भोजन नहीं, सही व्यवस्था नहीं, सही छाया नहीं, सही बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं, मगर खर्च। हाँ, मैंने कहा हो गया खर्च। क्योंकि शुरू से इस तरीके की भावना रही, तो सोचते सोचते फिर सोचा, मैंने कहा ये तो खर्च करने का ही मकसद है, और तो कोई मकसद नहीं है। अगर ये इतने सारे लोग यहां पर खाना नहीं खाते और अपने घर में खा लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर खा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां खाने से उनकी कोई जिंदगी भर की व्यवस्था तो हुई नहीं, 1 टाइम की या 2 टाइम की, 4 टाइम की हुई। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये खाना खिलाया और जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपया खर्च किया, उसकी तो तबाही हो गई, उसकी बर्बादी हो गई। फिर मैंने पूछा ये भाई पैसा कहां से आया? तो उन्होंने कहा अरे उनके बाप दादाओं ने बहुत जमीन रखी थी, बहुत जमीन रखी थी, तो वो बाप दादाओं की जमीन में से उन्होंने आधी बेच दी और खर्च कर दिया। ब्राह्मण तीसरे दिन तक, 3 दिन तक हमारे मृत्यु पे नहीं जाता है, 3 दिन तक नहीं जाता, बोलता है अभी वहां पर वो अछूत है, अछूतापन है। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन पहले ब्राह्मण जाता है। पहले ब्राह्मण जाकर के अफसोस करता है, अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, कैसे हुआ, अचानक कैसे हो गया, बीमारी का भी नहीं सुना था, वो हो गया।
वो थोड़ा माहौल तैयार करता है। माहौल तैयार करने के बाद उसके परिवार के लोग भी नजदीक आकर बैठते ही, अपन लोग जाते तो भी बैठते हैं। फिर वो दूसरा कैप्सूल, दूसरा इंजेक्शन उनको देता है। बहुत अच्छे थे, गांव में चर्चाएं हो रही है, बहुत महान थे, बहुत सच्चे आदमी थे, लोगों के दिल में बसते थे, लोगों को भाने वाले आदमी थे। सब गांव में अफसोस छाया हुआ है, अच्छा आदमी चला गया। वो भी समझते हैं हाँ हमारे पिताजी अच्छे थे, साला जब जिंदा थे तो कोई घर में नहीं घुसने देते थे, बाहर से जूतों की जगह हम बिठाते थे, ऊपर से पानी पिलाते थे। मगर उस दिन आकर के वो पंडित बोलता है बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तेरे घर में खाना क्यों नहीं खिलाया बेट के साथ में? जब वो जिंदा थे तो तेरे घर में आमंत्रित करके खाना खिलाता, बढ़िया से बिठा करके बराबरी पे। और अगर इतने ही बढ़िया थे तो अपनी बेटी इस घर में देता, बढ़िया घर है, बढ़िया घर में दे दो। मरने के बाद वो बढ़िया हो गए, क्योंकि वो माहौल तैयार कर रहा है। माहौल तैयार करके देखो भाई, अब मैं तो चलता हूं, ठीक है ना, मुझे भी बहुत दुख हुआ, मगर आप लोगों को थोड़ा इनके पीछे, थोड़ा अच्छे आदमी थे, उनको जरूर हरिद्वार पहुंचाना चाहिए, उनके अस्थियों को जरूर प्रवाहित करना चाहिए। शुरू करके चला गया। उसके पीछे कितना झमेला होना है वो उसको पता नहीं, उस समय तक उसको वो नहीं सोच रहा है इसके बारे में। उसको इतना ही माहौल तैयार किया, जाना चाहिए, लोगों में अच्छा लगेगा, लोग आपको अच्छा कहेंगे। वो निकल जाता है, उसके बाद बनिया पहुंचता है। बनिया वहां जाकर के फिर अफसोस करता है। अफसोस करने के बाद में तो फिर वहां बैठे हुए लोग बात करते हैं। अभी अभी पंडित जी भी आए थे, वो भी बैठ के गए, उन्होंने भी कहा आप जैसा कह रहे हैं। हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, सही कहा। मैं भी अभी भी आया हूँ, गांव में सारे लोग वहां गली नुक्कड़ में इकट्ठे होकर अफसोस कर रहे हैं, यार बढ़िया आदमी था। ठीक, चर्चा है आपके पिताजी की हो रही है, और आपको तो बिल्कुल उनके पीछे जो भी पंडित जी ने कहा है वो करना चाहिए। बोलते हैं सेठ जी सब कुछ ठीक है, मगर इतने परिवार में इतना दम नहीं है, थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब है। क्या बात करते हो भाई साहब? अरे इनको क्या करना है? इनको तो कुछ नहीं करना है। इनके बाप दादाओं ने इतनी संपत्ति रखी हुई है कि वो तो उससे ही हो जाएगा। इनको घर से कहां लगाना? तेरे पास कौन सी कमी है? तेरे बाप दादा ने 100 बीघा जमीन रखी है, 50 बीघा जमीन रखी है, तेरा काम तो उससे ही हो जाएगा। उसका पैसा उसको ही समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उसका उसको ही कर दो। फिर वो बनिया भी माहौल बना करके चला जाता है। उसके बाद फिर वो लोग इकट्ठे होकर के बाकी वालों का भी माइंड वो मेकअप करके चला गया। अब वो बाकी के लोग बैठ कर कहते हैं हाँ सही कहा था, करना चाहिए। उसका भी धीरे धीरे मन बनता है। वो जो पड़ोस में बैठे, अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति को देखता है, अरे पिछले साल इसने किया था, तो ये बड़ा साफा पहनकर, बड़ा कुर्ता डाल करके आता है। लोग बोलते हैं अरे इधर रजाई बिछाओ, रजाई में जो पंच आए, तो मुझे भी पंच बनना चाहिए। वो पंच बनने के चक्कर में यस करता है, हाँ मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। सेठ क्या बोल के जाता है? चिंता नहीं करना, जो चाहिए ले जाना, जितना चाहिए ले जाना, मैं बैठा हूं ना। अरे तुम्हारे पिताजी के और हमारे तो इतने बढ़िया संबंध थे, मेरे जैसा हो तो जाकर के सारा ला करके खिला करके फिर बोले सेठ जी मेरे पिताजी के आपके अच्छे संपर्क थे, उनसे ले लेना। आपने कहा था ना अच्छे संपर्क थे, आपने अच्छे संपर्क थे इसलिए दिया है ना, पैसा वसूलने के थोड़ी दिया, दे दिया। लेकिन वो ऐसा माहौल तैयार करता है और वो उस घर की तबाही का कार्यक्रम शुरू कर देता है, और हमारे लोग भी उस बर्बादी में शामिल हो जाते हैं। और वो 5-4 दिन का प्रोग्राम खत्म करके पीछे जो उनके बच्चे होते हैं उनके हाथ में कटोरा थमा करके चले जाते हैं। ये सिस्टम जो उन्होंने बनाया, ये क्यों बनाया, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरीके से मंच से ये बात पहले भी 2-4 बार कही जा चुकी है कि हम अभी का भी नहीं सोचते, अभी का हाल में जहां खड़े हैं ना, उस समय का भी नहीं सोचता है। वो 100 साल 200 साल पहले का, बाद का सोचता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। अगर आज ये एक्टिविटी हो रही है तो इस एक्टिविटी का आने वाले समय में क्या परिणाम होगा। ये प्रोग्राम
गांधीनगर में सेक्टर 11 में हो रहा है, ये तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, मगर वो जानते हैं कि आने वाले समय पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसलिए वो रोकते हैं। वो आगे की सोचते हैं, आगे का प्लान बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं यहां पर, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था और उस समय हमारी क्या स्थिति थी, हमारे लोगों की क्या स्थिति थी, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अंग्रेजों की क्या स्थिति, ये भी जानते हैं। और उस समय बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, ये भी आप जानते हैं। तो एक, मैं तो काल्पनिक दृश्य कहूंगा जिसने भी, क्योंकि वो उस समय रहा नहीं होगा, मगर बात परफेक्ट है। वो हमारे जो पुरखे जो घुटनों से ऊपर लंगोटी पहनते थे और उसके ऊपर बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता था, ऐसे लोगों को किसी ने जाकर के कहा, जो आगे की सोचने वाला ब्राह्मण ही रहा होगा, उसने कहा होगा कि एक समय ऐसा आने वाला है जब आपके बच्चे इस लॉर्ड की तरह गाड़ी से उतरेंगे। लॉर्ड कैसे उतरता था मालूम है? ऐसा तो हैट पहनता था बड़ा, ठीक है, कोट टाई, बड़ा सा बेल्ट कमर में इतना चौड़ा, ठीक है, और घुटनों तक तो लेदर के जूते। जब वो घोड़ा बगी से या फिर गाड़ी से नीचे उतरता था तो एड़ियों की आवाज आती थी, टक टक टक, इस तरीके से। तो वो लॉर्ड को देख करके वो ब्राह्मण हमारे पुरखों से कहता था, क्या कहता था? एक दिन आएगा जब आपके बच्चे इस लॉर्ड की तरह उतरेंगे। हमारे लोग पीछे मुड़ के, साला अकल निकल गई इसकी इसमें कोई अकल है? हमारे बच्चे और इसकी तरह, नामुमकिन, असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये हमारे लोगों ने सोचा उस समय, उसको मजाक में लिया। बाबा साहब का आंदोलन चला, वो जानता था कि चल रहा है और ये चल रहा है, जिसका परिणाम ये होगा। आज 40-50 साल बाद कितने लॉर्ड हो गए इस देश में। लॉर्ड भी ऐसे ऐसे हो गए कि ऊपर वो बत्ती जब चमचमाती है ना, तो सारे अच्छे भलों के अंदर जो है, हाँ, एक चलता है अंदर। और जब गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक लगने के साथ ही आगे वाली सीट से या तो उसका गनमैन या उसका अर्दली उतर करके पीछे का फाटक ऐसे खोलता है तो अंदर से ऐसे निकलता है। लॉर्ड में वो कमी हो गए ना लॉर्ड। लेकिन उस समय हमारे पुरखे पीछे मुड़ के हंसे थे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो कहने वाला था वो जानता था कि डॉक्टर अंबेडकर फूले का जो मिशन चला रहे हैं, इसका परिणाम ये होगा। इससे मैं अनुमान लगाता हूं कि हमारा दुश्मन कितनी आगे की सोचता है। एक कहानी हमारे समाज में लोगों को जाकर के पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? कि पांडव जब घर से निकले और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा अब हिमालय में जाकर के उधर निवास करना चाहिए या वहां पर खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो कलयुग आ रहा। कलयुग आ रहा। अबे तो इतने भीम जैसे योद्धा थे जो पहाड़ों में साला घुटना टेक कर पानी निकाल देते थे, तुम्हारे सामने कलयुग क्या है? तुम तो कलयुग को ऐसे पिछल दोगे, पानी निकाल दोगे, साला मूंगफली में तेल निकलता वैसे। तुम्हारे लिए वो कलयुग से घबरा करके हिमालय चले गए और हिमालय जल कर जाकर के वहां पर खत्म हो गए। भय से, किसके भय से? कलयुग के भय से। कलयुग आने वाला है। ये कब चला में मामला? जब शायद मेरे ख्याल से ज्योतिबा फूले ने 1848 में मिशन शुरू किया तो ब्राह्मणों ने कहा कलयुग आने वाला है। और ज्योतिबा फूले के और बाबा साहब के इस संघर्ष की वजह से, 108 साल के इस संघर्ष की वजह से इस देश में ब्राह्मणों के लिए कलयुग आ गया। ब्राह्मणों के लिए कलयुग आ गया।
उसको आज एक चमार, एक भील, एक भंगी को नमस्कार कहना पड़ता है। उसकी परमिशन के बिना उसके चैम्बर में नहीं घुस सकता, और जब तक वो कहता नहीं तब तक बैठ नहीं सकता। उसके लिए कलयुग आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता है? हमारा आदमी चिल्लाता है, अरे कलयुग आ गया है ना भाई। बे तेरा सतयुग तो अब आया है, कुछ चैन की सांसें लेने लगा है, कुछ ढंग से जीना सीख गया है, कुछ आराम से अच्छी रोटी खाना, अच्छे कपड़े पहनना सीख गया है। तेरा सतयुग तो अब आया है, कम से कम तू तो इसको सतयुग कह। और जो वास्तव में सतयुग बताया जाता है, उस सतयुग में तेरे को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, तेरे पैरों के निशान तुझे खुद मिटाने पड़ते थे, तुझे कुल्हड़ में थूकना पड़ता था, तेरी परछाई से परहेज किया जाता था। उसे तुम सतयुग कहते हो? वो सतयुग है। सतयुग अब आया है कि हमारे गले में टाई कोट आया है। हमें तो इसे सतयुग कहना चाहिए। मैं तो सतयुग कहता हूं, हमारा सतयुग। लेकिन मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूं कि हमारा भी कलयुग तुरंत आ रहा है। अगर यही नालायकी हमने अपने अंदर पनपाए रखी तो बहुत जल्दी फिर से हमारा कलयुग आएगा और उनका सतयुग आ जाएगा। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा था कि ये जो रीति रिवाजों का गठन किया गया इस देश के अंदर, ये सारा इस चीज को देख करके किया गया कि बहुत जल्दी ब्राह्मणों ने सोचा, बहुत जल्दी इस देश में इन अधिकार वंचित लोगों को, इन गुलाम लोगों को अधिकार मिलने वाले हैं, अधिकार मिलने वाले हैं। अगर इनको संपत्ति का अधिकार मिला, इनको शिक्षा का अधिकार मिला, इनको जो है राज सत्ता में जाने का अधिकार मिला, तो ये लोग हम पर कभी भी हावी हो सकते हैं और हमें गुलाम बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने उस समय पूर्वानुमान लगा दिया था। तो पूर्वानुमान में उन्होंने क्या सोचा? इन लोगों के पास शिक्षा जाएगी और संपत्ति जाएगी, दो मुख्य चीज जाएगी, तीसरी सत्ता भी जाएगी। तो उन्होंने सोचा जब इनको संपत्ति रखने का अधिकार मिल जाएगा तो अधिकार मिलने के साथ ही उस संपत्ति को कहां किस ठिकाने लगाना है यह भी प्रोग्राम बन जाना चाहिए। हमारे को संपत्ति रखने का अधिकार संविधान ने दिया। ज्यादा समय की बात नहीं है, 50-60 साल पहले ये सब हुआ है। आप लोग समझ रहे होंगे हमारे पुरखों के, अरे हमारे पुरखों के रीति रिवाज अलग थे, वो हमारे रीति रिवाज नहीं है। ये रीति रिवाज इन लोगों ने वर्तमान में निर्माण किए। मैं कहता हूं कि 90% जो हमारे लोग हैं, और उसमें SC ST के लोग तो 100%, जिनको 40 से 50 साल तक, क्या 40 साल पहले हिंदू नहीं माना जाता था और हिंदू कहा भी नहीं जाता था। ये तो बाद में उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। अभी एक संगठन पूरे देश में चल रहा है, मैं सुरजीत राम साहब का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ब्राह्मण महासभा एक गरुड़े में समझते हो ना, गरुड़ा, अरे इधर महसाणा में जोशी लगाते हैं, कच्छ में गरवा बोलते हैं, जो हमारा अछूतों का ब्राह्मण है, अछूतों के कर्मकांड करवाता है, उसका भी मैंने पूछा तो बोला मैं ब्राह्मण महासभा में शामिल हूं। एक भार्गव होता है देशांतरी, वो शनिवार के दिन तेल मांगता है और लोगों के प्रतिष्ठानों में, घरों में जाकर वो मिर्ची नींबू टांगता है। वो कहीं शेड्यूल कास्ट में है, वरना अदर बैकवर्ड क्लास में सभी जगह है। और ब्राह्मण का उसके साथ रोटी बोटी का व्यवहार नहीं है। ब्राह्मण महासभा में वो भी शामिल है। इन लोगों को जब जरूरत महसूस होती है तो फटाफट भाई बना लेते हैं। इसलिए उन्होंने इन अछूतों को और ऐसे जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी ब्राह्मण महासभा में शामिल किया। राजपूतों का एक संघ बना हुआ है, सामाजिक न्याय मंच राजपूतों का, राजस्थान से बिलोंग होता है वो। तो उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने जो कभी जागीरदार नहीं रहे, जिनके पास कभी जागीरी नहीं, हल जोतने के लिए भी जमीन नहीं रही, उनके घरों में उनकी गुलामी करते रहे, झाड़ू पोछे लगाते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनको भी राजपूत महासभा में शामिल किया।
तुम भी हमारे भाई हो राजपूत। क्यों संख्या बढ़ानी है, लोकतंत्र का मंत्र है, लोकतंत्र में बिना संख्या बढ़ाए काम नहीं हो सकता। इसलिए जो कभी जागीरदार जमींदार नहीं रहे उनको भी आज वो कह रहे हैं हम राजपूत हैं, आप हमारे भाई हो, उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब वो असुरक्षित होता है तो वो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करता है। इसलिए उन्होंने जो कभी हिंदू नहीं मानने वाले लोगों को भी हिंदू में शामिल किया और उनके ऊपर वो रीति रिवाज थोप दिए और कहा कि ये तुम्हारे रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज क्या है मैं आपको समझाता हूं। उनको मालूम है इनको मजदूरी मिलेगी, इनके लिए एक फिक्स रेट हो जाएगी, फिक्स तनख्वाह हो जाएगी, इनके पास संपत्ति का अर्जन शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा, मैं उदाहरण देता हूं एक साधारण से मजदूर का, आज वर्तमान का, आज की तारीख का देता हूं। एक मजदूर आज कम से कम 250 रुपए कमाता है। अगर वो 250 रुपए कमाता है और ईमानदारी से वो निरंतर 30 दिन काम करे तो 7,500 रुपया महीने का बनता है। अगर महीने का 7,500 रुपया बनता है और वो अपने घर में कितना ही बढ़िया से बढ़िया भोजन, अच्छे से अच्छा कपड़ा और अपने रहन सहन का ढंग सही कर ले, तब जाकर के उसका 4 से 4,500 रुपया खर्च होता है। मंथली उसके पास 3,000 रुपया बचत होता है। 3,000 रुपया अगर बचत होता है एक महीने का, तो साल का 36,000 रुपया बचत होता है। अगर एक साल का 36,000 रुपया बचत होता है तो 10 साल में 3,60,000 रुपया बचत होता है। अगर वो मजदूर शादी करने के बाद अपने घर में बच्चे को जन्म देने से पहले ये सिस्टम बनाए कि मुझे 3,000 रुपया बचत करना है, बाकी मुझे खाने पीने पे खर्च कर देना है, तो वो 10 साल में जब उसका बच्चा 10वीं पास करेगा या 12वीं पास करेगा, उस समय वो उसके 3-3.5 लाख रुपए और मैं ब्याज 5 लाख रुपए जमा कर लेगा। वो 5 लाख रुपए से उस बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो 10 साल बाद उस पैसे से खेती के लिए बढ़िया जमीन खरीदने लायक बन सकता है। अगर इसमें भी उसका इंटरेस्ट नहीं तो वो 3 लाख 3.5 लाख रुपया बचत करके वो किसी वाहन खरीद करके उसका मालिक बन सकता है, वो आगे प्रगति कर सकता है। ऐसा उन लोगों ने उस समय सोचा जब हमारे पास संपत्ति रखने का अधिकार आया नहीं था, आने वाला था। इनको संपत्ति रखने का अधिकार मिलेगा, उस समय उन्होंने ये सिस्टम बनाया। ज्यादा लंबे समय की बात नहीं, उन्होंने क्या सिस्टम बनाया और अभी भी वो सिस्टम चालू, अभी भी नए नए बन रहे हैं। उन्होंने 30 त्योहार बनाए, 365 दिन है ब्राह्मण की डायरी में। 365 के 365 में से 300 दिन कम से कम त्योहारों के। अगर 65 दिन छोड़, 65 दिन कैसे हैं? 65 दिन में वो अपने रेस्ट के लिए करता, नहीं तो उसको रेस्ट नहीं मिलती। फिर वो कहता है अभी तो क्या बोलते हैं उधर उसका नक्षत्र, बुरा नक्षत्र चल रहा है, हाँ विदर चल रहा है, राजस्थानी में विदर बोलते हैं उधर के लोग, ठीक है। वो अपनी रेस्ट के लिए, छुट्टी के लिए करता, बाकी चालू। तो ये त्योहार इतने भयंकर रूप से हमारे ऊपर डाल दिए हैं कि वो आदमी सप्ताह में जितना कमाता है उसको त्योहार में 2 बार खर्च करना पड़ता है, फालतू खर्च। उसका काम साधारण रोटी डेली की तरह काम चल सकता है, उसका आया फालतू खर्चे करने के बिना भी काम चल सकता है। मगर त्योहार होगा तो घर में मांग बढ़ेगी तो उसका जो बचत पैसा है वो सारा का सारा खर्च हो जाएगा। फिर वो सप्ताह भर में साफ हो जाएगा, सप्ताह भर बाद में फिर कमाएगा, फिर सप्ताह भर एक त्योहार आ जाएगा, फिर काम चलेगा। इस तरीके से उन्होंने हमारे धन को, हमारी जो कमाई को खर्च करवाने का कार्यक्रम बनाया। ये रीति रिवाज और 30 त्योहार की बात है। अब रीति रिवाजों में उनको क्या कहा? रीति रिवाजों में कहा जो बहन है जिसकी शादी हो गई है उसको मायरा भरना चाहिए।
गुजरात के लोग जानते होंगे नरसिंह भाई का मायरा। कल एक झूठी कथा बनाई कि नरसिंह गरीब था तो उसकी बहन को मायरा करना था, तो उसने सच्चे दिल से कहा मैं मायरा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो कृष्ण भगवान गाड़े भर के लेकर आए माल के, लो भर ले। तो हमारे आदमी क्या मानसिकता बनती है, अरे बहन को देंगे तो ऊपर वाला देगा। आज भी ये सिस्टम बना हुआ है, बहन को देंगे तो तुम्हें मिलेगा, बहन को देंगे तो तुम्हें मिलेगा। वो फालतू। अब बहन के पास में पर्याप्त कपड़े हैं, पूरे कपड़े हैं, 2 4 5 जोड़ी जो चाहिए उसको वो है, लेकिन त्योहार आ गया, रीति रिवाज के अनुसार उसको देना पड़ेगा। यहां तक कि कई बार आप लोग देखते होंगे, फेस करते होंगे कि ब्राह्मण एक छोटा सा अफवाह छोड़ देता है और क्या बोलता है, भाइयों पर भार है, भाइयों पर कोई संकट आने वाला है, भाइयों पर कोई आफत पड़ने वाली है। अगर उस आफत से, संकट से बचना है तो बहनों को जाकर भाई को नारियल खिलाना चाहिए। बहन जाएगी, भाई को नारियल खिलाएगी, नारियल में मिश्री होगी, मिश्री और नारियल बहन जाकर भाई को खिलाएगी। तो पूछा भाई को क्या करना होगा, भाई को उसके 5 कपड़े करने हैं। बहन आ गई, भले ही 10 दिन पहले आकर गई है, उसका कपड़ा ले लिया या उसको जो देना दे दिया, लेकिन फिर आएगी क्योंकि भाई को बचाना है संकट से। वो भाई को संकट से बचाने के लिए आती है। भाई पहले से संकट में, जेब में 1 रुपया नहीं है, 5,000 के कपड़े कहां से लाने। वो संकट में नहीं था, संकट में पड़ गया, नहीं था, संकट में पड़ गया। मगर वो भय ऐसा है कि उसको उधारी आई, थोड़ा हाथ जोड़ के इधर उधर से भी ला करके उसको देना पड़ेगा। अबे बनिए का कपड़ा नहीं बिक रहा था, वो स्टोर हो गया था दादा, वो ज्यादा स्टोर हो गया था, उसके रखने की जगह नहीं थी और पुराना हो गया था, इसलिए भाव में डगमगा रहा था। इसलिए उसने कहा ये निकालना है, तो फटाक से ब्राह्मण को कहा जल्दी कर, ये मैसेज दे फटाफट। उसने मैसेज दिया, आप दुकान पर गए, उसका माल बिक गया, आप संकट में नहीं थे, संकट में पड़ गए, कर्जा हो गया, संकट में पड़ गए ना। ये इस तरीके से वो अफवाह फैलकर, अभी 100 साल पहले की बात है, वो ब्राह्मण ने उधर अफवाह फैलाई। क्या अफवाह फैलाई, दामादों पर जमाई बोलते हैं, दामादों पर भार है तो सासू को उसको नारियल खिलाना चाहिए। सासू जाएगी नारियल लेकर, फिर बोला क्या करना होगा, जमाई सासू के कपड़े लेगी। अरे सासू तो पहले से लेती थी, आज उल्टा कैसे हो गया, सासू दामाद को देती है, ये तो पहले से था। लेकिन उसने क्या किया, नारियल सासू जमाई को खिलाएगी, जमाई उसके कपड़े लेगी। मेरी सास भी मेरे घर में आ गई नारियल उठा करके। मैंने अपनी पत्नी से पूछा क्या मामला है, बोला नारियल लेके आइए। मैंने नारियल खाने में कोई बुराई नहीं है, मगर कपड़े देने में बुराई है, मैं नहीं दूंगा। नारियल खाने में लाया है तो खा लेंगे, कोई बात नहीं है, खाने की चीज है, मगर कपड़ा नहीं है, नहीं देना है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे, ये तो मैं समय के अभाव में छोटे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप खुद इसको फेस कर रहे होंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि उसके पीछे हमारे दुश्मन का मकसद क्या है। हमारे दुश्मन का मकसद है इनके पास 1 रुपया भी बचत नहीं होना चाहिए। अगर बचत हो गया तो ये अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाएगा। अगर बचत हो गया तो ये जमीन खरीदेगा, बचत हो गया तो कारखाना लगाएगा, बचत हो गया तो ये गाड़ी बंगला खरीदेगा। बचत नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना कमाता है उतना का उतना खर्च हो जाना चाहिए। ये उसके लिए उसने सिस्टम बनाया। अगर वास्तव में ये जीने के लिए अनिवार्य होता तो 10 साल से मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो नहीं मरा, उल्टा बढ़िया अच्छा सुविधा में जीने लायक हो गया, क्योंकि वो फालतू खर्चा बच गया। फालतू खर्चा बच गया तो घर में और ज्यादा आराम हो गया, फैसिलिटी हो गई। और उनकी जो व्यवस्था है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है। फिर क्या बोलता है, बेटी बड़ी हो गई है, शादी धूमधाम से करनी चाहिए। अब वो धूम और धाम में वो फिर धूम धड़ाका हो जाता है, वो कर्जे में डूब जाता है, वो जमीन बेचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों में थोड़ा मूंछ को ऐसा रखना पड़ता ना ऊपर। बेटी को कितना उसने कितना दिया था, 1 लाख का दिया था, मैं 1.25 लाख का दूंगा। कहां से देगा, जमीन बेच कर। अबे तो बेटे को भिखारी बनाकर बेटी को लखपति बना रहा है, कौन सा न्याय कर रहा है, क्या करके आ रहा है, बेटे को तो भिखारी बना रहा है
और बेटी को करोड़पति बना, लखपति बना रहा है। क्या फायदा इससे? नहीं तो वो जमीन अगर बेटे के पास बचेगी तो वो बेटा जिंदगी भर बहन को थोड़ा थोड़ा देता रहेगा। ये इस तरीके से उन्होंने हमें गुलाम बनाने का प्लान प्रोग्राम बनाया। दहेज प्रथा वगैरह प्रथा कितनी भी प्रथाएं, ये सब हमारे सत्यानाश के लिए है। फिर ये 16 संस्कारों में भी होता है और भी ऐसे कई सिस्टम है उनमें होता है। आखिर में क्या होता है? फिर भी कुछ सोच होशियार सावधान मित्रेयी लोग कुछ बचा लेते हैं। फिर भी उन्होंने ये भी सोचा फिर भी इनके पास कुछ बचेगा। इतना सारा खर्च करने के बाद में भी कुछ बचेगा तो क्या करना चाहिए? तो 10-12 साल में कोई ना कोई तो मरेगा ना। 10-12 साल में उसके घर में 15 साल में कोई ना कोई तो मरेगा तो बोलेंगे जा गंगा जी, जा उधर हरिद्वार, जो बचा बचाया है वो और कुछ और उधार लेकर के। ये सिस्टम है उनका, ये रीति रिवाज नहीं है, ये हमारे बर्बादी के कारण है और उसके आबाद होने और उसके आमदनी के साधन है। उसने अपनी आमदनी और हमारी बर्बादी का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक यानी मृत्यु भोज तक के जो भी रीति रिवाज और संस्कार हैं या जो तीज त्योहार है, जो भी उन्होंने बनाया हुआ है, वो सारा का सारा हमारे लिए आर्थिक कमजोरी का एक जरिया है कि इन लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार मिल गया है। संपत्ति रखने का अधिकार मिल गया है तो अब इनकी संपत्ति को वापस ले लो, इनके पास नहीं रहनी चाहिए और खास करके किसी अच्छे कार्य में नहीं लगनी चाहिए, इनकी प्रगति में नहीं लगनी चाहिए। इसलिए शादियों के कंपटीशन में अगर मान लो जो कह एक आदमी जाता है शादी में जाकर के वहां की व्यवस्था देखता है, डेकोरेशन देखता है, वहां के हाई फाई देखता है और धीरे से वो बच्ची के लड़के के बाप को पूछता है कितने वाली डिश है? तो बोलता है ये डिश 500 वाली। वो तय करता है अपने बच्चे की शादी में 700 वाली लगाए। उससे क्या तेरा बच्चा कलेक्टर बन जाएगा? उससे क्या तेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा 700 वाली प्लेट खिलाने से? लेकिन ये कंपटीशन ऐसी भावना डाली गई, ऐसी जानबूझ करके वो भावना डालते हैं कि आपको अच्छा बनना चाहिए, अच्छा करके दिखाना चाहिए, जिसने किया उससे आपका बेहतरीन दिखना चाहिए। ये सारे के सारे बर्बादी के खर्च करने के ये तरीके उन्होंने हमारे लिए बनाए। तो ये जन्म से लेकर के मृत्यु भोज तक के जितने भी मामले हैं ये बनाए। उसके अलावा उनको मालूम है कि इनको शिक्षा मिलने वाली है। शिक्षा से इनकी तरक्की हो जाएगी, इनका विकास हो जाएगा। शिक्षा से इनकी बुद्धि काम करना शुरू हो जाएगी, विवेक बुद्धि का विकास हो जाएगा और विवेक बुद्धि का विकास हुआ तो ये प्रगति कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, हमारी गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया? मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रोग्राम बनाया कि शिक्षा देनी तो होगी मगर ऐसी शिक्षा देनी होगी जो इन लोगों को हमारे नियंत्रण में रखे, हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दे। ऐसी शिक्षा का उन्होंने व्यवस्था किया। ऐसी शिक्षा में क्या आता है? ऐसी शिक्षा में देवी देवताओं का आता है, भाग्य और भगवान का आता है, आत्मा और परमात्मा का आता है, ईश्वर और मूर्तिवाद का आता है, स्वर्ग और नरक का आता है। ये सब काहे के लिए है? ये शिक्षा में एक जहर का काम कर रहे हैं, एक पॉइजन का काम कर रहे हैं जो हमारे लोगों को मूर्छित होने की तरफ ले जाता है, मुर्दा बनाने का काम करता है। ये जो तमाम चीजें हैं ये क्या पैदा करती है? ये इतनी सारी चीजें जिनके अलग अलग नाम है, भगवान और भाग्य, स्वर्ग और नरक, आत्मा परमात्मा, ईश्वर, क्या क्या पता नहीं कितने नाम है, कई नाम गिनाए जा सकते हैं। ये सारे क्या हैं और किस लिए बनाए? एकमात्र इकलौती चीज के लिए बनाए, एक चीज के लिए बनाए। काहे के लिए बनाए? आप लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए बनाए। ये भय के साधन है, आपके अंदर भय पैदा करेंगे और आपको मानसिक गुलाम बनाएंगे। इसलिए मुझे बहुत सारे लोग ये बात बताते रहते हैं कि साहब हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं ना वही ज्यादा मंदिरों में जाते हैं,
जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वही ब्राह्मणवाद को ज्यादा अपनाते हैं। अरे उन्होंने वो जहर शुरू से ही डाल दिया, पहली क्लास से ही डाल दिया। उसने जब उसको वर्णमाला सिखाई तो ग से गमला नहीं सिखाया, ग से गधा नहीं सिखाया, ग से गणपति सिखाया, ग से गजानंद सिखाया, ग से गणेश सिखाया। बच्चे के दिमाग में फिट हो गया। तो ये शिक्षा में ही उसने ऐसा डाल दिया कि हमारे लोग मानसिक गुलाम हो गए। मानसिक गुलाम होकर के उनके रीति रिवाजों में, उनके इन षड्यंत्रों में फंस गए और उसकी तरफ ही आगे काम करने लगे। ये सारा सिस्टम उन्होंने, शिक्षा हमको मिलेगी, शिक्षा से ये लोग आजाद हो सकते हैं, इसलिए इनको शिक्षा के साथ साथ ऐसा भी डोज दिया जाए कि जो ये हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं निकले। आज सबसे ज्यादा अगर इन चीजों में कोई विश्वास करता है तो वो हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग। मैंने कई जगह जाकर देखा आदिवासियों में, जिस तरीके से सुबचन राम साहब बता रहे थे, ऐसे ही जंगलों में मैं भी आदिवासियों घर घर में जाकर के वहां, क्योंकि ये रवजी भाई वगैरह इनका प्रोग्राम ही ऐसा होता है, डांग हवा इधर वलसाड़, एक दिन में 5 मीटिंग लगाते हैं। एक दिन में 5 मीटिंग आगे से आगे बोल के रखते हैं कि यहां से वहां तक आने में हमको 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे में वहां आकर के 1 घंटा भाषण देंगे, फिर आगे निकलने में 1 घंटा लगेगा। वो एक रूट पर 5-7 मीटिंगें लगा देते हैं। तो वहां जाकर के हम लोग, अब 1 घंटे की जो मीटिंग है और 1 दिन की जो मीटिंग है, उसके लिए इतना पंडाल तो बनाया नहीं जा सकता, उसके लिए कोई हॉल तो बुकिंग किया नहीं जा सकता। ऐसी मीटिंग कहां हो सकती है? आदिवासियों की बस्ती में ही, उनके वहीं पर घर के आगे ही। तो ये वहां पर मैं कई बार जाता हूं तो देखता हूं कि वो लोग जो एकदम से देहात में रहने वाले लोग हैं, शायद अभी तक ब्राह्मणवाद नहीं पहुंचा होगा, वहां पर लोग भगवान के बारे में जानते भी नहीं। वहां के लोग इस बारे में जानते ही नहीं, अभी तक हैं ऐसे लोग, अभी तक ब्राह्मणों से अछूता क्षेत्र अभी तक है। तो इस तरीके से उसने हमारे इन जो अधिकार हमें मिलने वाले थे, उन अधिकारों से हमारा जो फायदा होने वाला था उसको पहले से ही काटा। अब उन्होंने भगवान, भाग्य, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक ये सब बना करके हमारी मानसिक गुलामी हमारे अंदर डाली। अब वो क्या करता है? अब वो हमारी मानसिक गुलामी का परीक्षण करता है, टेस्ट करता है। परीक्षण क्या परीक्षण करता है? वो एक ऐसी अफवाहों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, अगर तीसरा नाम अफवाह कह दिया जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, अफवाहें ही है। क्या अफवाह फैलाता है? अभी लोगों पर संकट आने वाला है, लोगों पर संकट आने वाला है, और वो संकट किसी भी घर में किसी भी वक्त घुस सकता है, और घुस गया तो फिर निकलेगा नहीं। तो हमारा आदमी सोचता है अगर संकट आ रहा है, संकट घर में घुस गया और निकलेगा नहीं तो आफत खड़ी हो जाएगी, क्या किया जाए? तो वो पंडित से ही समाधान पूछता है, या पंडित उसका समाधान भी साथ साथ डाल देता है। समाधान साथ में क्या डालता है? अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के बाहर जहां मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे के एक तरफ मेहंदी का, एक तरफ कुमकुम का हाथ लगा देगा तो उसके घर में संकट नहीं जाएगा। अबे तो हम लोग 2400 घंटे वही लगा कर रखते हैं, फिर कोई संकट ही नहीं आएगा, फिर वो घर में कोई मरेगा ही नहीं, सारे अमर हो जाएंगे। वो कहता है कुमकुम और मेहंदी का हाथ अगर लगा दिया तो आप उस संकट को अपने घर में आने से बचा लोगे, इसलिए आपको कुमकुम मेहंदी का हाथ लगा देना चाहिए। हमारे लोग और महिलाएं खास करके, जिन पर ज्यादा ब्राह्मणवाद का असर है, वो फटाफट बात सुनते ही, वो पड़ोसन की बात तो मिनटों में जाती है, पड़ोसन से पड़ोसन के पास, पड़ोसन से पड़ोसन के पास फटाफट फैल जाती है, और पीछे पीछे वो हाथ और का निशान लगना शुरू हो जाता है। दूसरे तीसरे दिन आरएसएस के लोग अपने कार्यकर्ताओं से बोलते हैं, अरे भाई जाओ तो गली मोहल्ले का निरीक्षण करो, परीक्षण करो, वहां कितने समझदार हो गए हैं और कितने मूर्ख रहते हैं। वो बोलते हैं साहब मूर्ख और समझदार का क्या पता चलेगा? वो बोलते हैं वो काम हमने कर लिया है, तुम्हें तो खाली जाकर पता लगाना है। बोला कैसे पता लगेगा? तो कि जिसके घर के आगे मेहंदी कुमकुम का हाथ लगा होगा उसको राइट मार देना मूर्ख,
और जिसके घर के आगे ना हो उसको सीरियसली लेना, कौन रहता है उसका आता पता मालूम करके आना। लोग घूमना शुरू हो जाते हैं, गली मोहल्ले में घूमते घूमते कोई एक आध घर मिल जाता है। एक आध घर मिलता है तो मिलने के बाद में देखता है इधर क्यों नहीं लगा, तो वो बाहर से बेल बजाते हैं और पूछते हैं, कोई बहाना बना करके पूछते हैं ये किसका घर है। वो जानकारी लेते हैं, जानकारी लेकर के फिर वो अपने आगाओं तक पहुंचाते हैं। पूछा जाता है वो घर किसका था, तो पता चलता है वो घर एसपी करवाल का था। एसपी करवाल क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। नहीं वो तो ठीक है, मगर अब क्या करते हैं, अब वो काम करते हैं बैल साहब के, सुबचन राम साहब के साथ में। बैल साहब और सुबचन राम साहब कहाँ काम करते हैं, वो पता नहीं, एक वो बाम सेफ नाम का कोई संगठन है। वो कार्यकर्ता धीरे से बोलता है, वो बाम सेफ नाम का कोई ब्राह्मण को एकदम करवाल वहां पहुंच गया, बहुत गड़बड़ हो गया, रोको, बहुत गड़बड़ हो गया। ये हमारी मूर्खता और समझदारी का परीक्षण आज भी वो करता है और हमारे लोग करवाते हैं। हमारे लोग सबूत देते हैं कि मूर्ख है, अभी हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, ऐसा वो प्रमाण देते हैं। तो साथियों, इस तरीके से उन लोगों ने आज से 50-60 साल पहले या फिर 100 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा 150 साल पहले, क्योंकि ज्योतिबा फूले से पहले तो उनको कोई खतरा था ही नहीं। खतरा तो जरा ज्योतिबा फूले से पैदा हुआ, और ज्योतिबा फूले 150 वर्ष पहले हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष पहले इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम कोई हजारों साल पहले का नहीं है। जब से हमारे अधिकारों की बात आई तब से उन्होंने ये काउंटर स्ट्रेटजी बनाई और किस तरीके से इनको गुलाम, लाचार, आर्थिक कमजोर बनाकर रखना है। हमारे अधिकारों, हम किसके अधिकारों की मांग करते हैं? हमारे अधिकार सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षणिक, राजनीतिक, ये तो मांगते हैं। और इसी पर यही हमारे पास आने वाली थी या यही हमारे पास आई है तो उसको कहां व्यवस्थित करना है, ये ब्राह्मण प्रोग्राम बनाता है। ब्राह्मण जब हमारे प्रोग्राम, हमारी संपत्ति को, हमारे धन को गलत जगह इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम बनाता है, तो हमारा आदमी उसमें गर्व महसूस करता है, अपनी मूछें तानता है, अपने कंधे ऐसे करता है, अपनी बर्बादी करवा करके। कारण यही है कि वो षड्यंत्रों से वाकिफ नहीं है। यहां बैठे हुए लोग षड्यंत्रों से वाकिफ हैं, इसलिए वो लोग षड्यंत्रों में नहीं फंसते। लेकिन क्या हम लोग षड्यंत्रों में नहीं फंसते? इस पंडाल में बैठे हुए लोग जागरूक हैं, ये हमारे जागरूक होने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी समस्या का समाधान होगा हमारे उस समाज को जो उनके शिकंजे में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालने के बाद हमारी समस्या का समाधान होगा। साथियों, पहले विषय पर मैं इतनी ही बात करूंगा। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं, आदिवासियों से संबंधित विषय पर। शायद मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, 4 बजे से पहले भोजन नहीं, और काउंटर वाले को मैं मना करके आया हूं, किचन में किसी को नहीं देगा। आप कोई भी बुरा मत मानना है, किचन वाला देता नहीं, वो मेरे आदेश से नहीं देता है। कई लोग बेचारे वो हलवाई पे नाराज हो जाते हैं ना कि ये देता नहीं, उधर स्पष्ट आदेश दिया हुआ है। तो साथियों, ये जो आदिवासियों के मामले को लेकर के मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि हमारे ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जो आज हमारे साथ में नहीं है, ऐसे साथी ने मुझे कहा, अरे ताराराम, मैंने कहा हाँ बोलो सर, ये महाराष्ट्र के आदिवासी फूले अंबेडकरी विचारधारा में नहीं जुड़ रहे हैं, इसके लिए तुम किसको जिम्मेदार मानते हो? थोड़ा सम्मान का मामला था उस समय, थोड़ा सा ऐसा ही माहौल था, वरना तो मैं सीधा तीर मारता, मगर मैंने फिर भी थोड़ा घुमा फिरा करके उनको जवाब दिया। मैं कहा महाराष्ट्र का शेड्यूल कास्ट, मैं तो ये कहना था तुम, लेकिन मैं तुम नहीं कहते हैं, चलो, क्योंकि थोड़ा सम्मान ही आज भी। उसने पूछा महाराष्ट्र का आदिवासी मिशन में नहीं जुड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा महाराष्ट्र का शेड्यूल कास्ट। बोला कैसे? उसने जगह में काम ही नहीं किया। उसने बाबा साहब की मिशन को या उनकी विचारधारा को अपनी बपोती समझ करके रख लिया, उसने वहां तक पहुंचाया ही नहीं। तो साथियों, अपने आप उनके घर में विचारधारा जाने वाली नहीं है, विचारधारा लेकर हमें जाना पड़ेगा। हमारा दुश्मन
जहां से रास्ते नहीं है, पहाड़ है, जंगल है, वहां जाकर के विचारधारा पहुंचा रहा है। हमें भी आदिवासियों में अपनी विचारधारा खुद पहुंचानी होगी। बाद में खाली ये बातें करते रहेंगे, आदिवासी जुड़ता नहीं, आदिवासी जुड़ता नहीं, आदिवासी जुड़ता नहीं, जुड़ने वाला नहीं। हो सकता है किसी न किसी महान व्यक्ति ने, मैं तो उसको महान ही कहूंगा, जिसने आदिवासियों में रावजी भाई पटेल जैसे व्यक्ति को इस विचारधारा से जोड़ा होगा, उसको मैं महान ही कहूंगा। क्योंकि रावजी भाई और हम लोग लगभग आगे पीछे ही इस मिशन में आए। उससे पहले ये विचारधारा के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, और जैसे ही विचारधारा हमारे पास आई, हमने इस देश के, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो नंदुरबार और नासिक हो, चाहे वो ये जिसको पंचमहाल और दाऊद गोदरा कहते हैं, चाहे वो रतलाम और झबुआ हो, चाहे वो राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो, वहां जाकर के हमने आदिवासियों को ये विचारधारा दी तो आज देश भर के आदिवासी हमारे यानी इस मिशन के साथ खड़े हैं। तो जब से ये काम शुरू हुआ तो हमने उसी समय, मेरी एक सोच पहले से ही, मेरे पास विचारधारा आते ही मेरा एकदम से, मतलब किसी का धीरे धीरे, लेकिन मेरा एकदम से ही परिवर्तन हो गया। मैंने मूल निवासी कॉन्सेप्ट को एकदम से एडॉप्ट कर लिया। तो मुझे ओबीसी के बारे में भी ख्याल आया। मैंने ओबीसी को बड़े पैमाने पर जोड़ना शुरू किया। जब मैंने ओबीसी को बड़े पैमाने पर जोड़ना शुरू किया तो उसी महान व्यक्ति ने मुझे क्या कहा, अरे ताराराम, तेरे को नहीं लगता कि ओबीसी का सैलाब आ गया है? मैंने कहा साहब, बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि ओबीसी हमारे साथ आ रहा है। वो कभी अछूतों के साथ खड़ा होने, बात करने से भी शर्माता था, घबराता था, डरता था। आज वो हमारे साथ आ रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तुरंत उसके चेहरे पर ऐसे चिकन आ गई और बोला, तुम नहीं समझते यार। मैंने कहा नहीं समझता तो समझाओ, नहीं समझता हूं तो समझाओ। बोला, अरे भाई, इस आंदोलन का बैच SC ST को बनना है, इसका बैच SC ST को बनना है। मैंने कहा अगर मैं आदिवासी नहीं होता तो ये आदमी सीधा बोलता कि शेड्यूल कास्ट को इसका बैच बनना है। वो तो मैं आदिवासी था इसलिए ट्राइब ST जोड़ना पड़ा साथ में, SC ST को बनना है। मैं अगर SC का होता तो वो बोलता ये SC को इसका बैच बनना है। और अगर उसके पास में कोई SC या आदिवासी ना होकर कोई महार बैठा होता तो वो बोलता महारों को इसका बैच बनना है। हमारे खुद के अंदर जोड़ने की भावना नहीं। मैं बात किसी को बड़ा बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने आप के लिए बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे अंदर भावना नहीं होगी जोड़ने की, तब तक हम नहीं जोड़ सकते। एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी, उस गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, बहुत पुर्जे होते हैं जिनकी कोई संख्या या नाम शायद यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं गिना सकता। उतने पुर्जे होते हैं। सारे पुर्जों का अस्तित्व होता है, सारे पुर्जों का अपना अपना अस्तित्व होता है, मगर उसमें एक चीज ऐसी होती है जिसको अपना अस्तित्व मिटा देना पड़ता है, वरना गाड़ी नहीं चलती। चमचमाती कार शोरूम से बाहर ला करके खड़ी रखो, सारा वेल ओके, उसकी सारे इंडिकेटर इधर उधर, अंदर के कंप्यूटर वगैरह वगैरह सब ओके हैं, टनाटन चल रहे हैं, सारा बढ़िया है, मगर टंकी में डीजल नहीं होगा तो धक्का ना लगाना पड़ेगा। डीजल क्या काम करता है? डीजल अपना अस्तित्व मिटा देता है, डीजल अपना अस्तित्व जलकर मिटाता है। अगर वो जलकर अपना अस्तित्व मिटाता है तो गाड़ी चलती है। हमें डीजल बनना होगा, गाड़ी नहीं। अगर हम डीजल बनकर जलने का काम करेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी, गाड़ी आगे चलेगी तो मंजिल तक पहुंचेगी। ये काम किसी और को नहीं, हमें ही करना होगा। अगर ओबीसी को जोड़ने का मैटर आएगा, अगला सब्जेक्ट है, उस पर मैं बात बताऊंगा आपको। अगर आदिवासियों को जोड़ने का है तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शेड्यूल कास्ट की है, क्योंकि वो ज्यादा बड़े पैमाने पर फूले अम्बेडकरी विचारधारा से लैस है। उसके पास में ज्यादा विचारधारा है, उसको लेकर के आदिवासियों में उसको जाना चाहिए।
समस्याएं आएगी, ऐसा तो दुनिया में कोई काम नहीं है जो बिना समस्या के हो, एकदम आसान हो। और आसान जो होता है वो काम ही बैल साहब मैं नहीं समझता वो काम है। जो मुश्किल है वही तो काम है। मुझे कई बार लोग सलाह देते रहते हैं, वो धूड़िया पटेल आदिवासियों में जाओ तो किसी धूड़िया को साथ में रखो, किसी ग्रासिया पहाड़ी ग्रासिया डोंगरी ग्रासिया में जाओ तो लटा साहब को साथ में रखो। मैंने कहा भैया ये तुम कह सकते हो, काम को आसान करने का तरीका तुम बता सकते हो, मगर मैं इसे तरीका नहीं मानता। क्योंकि लटा साहब एक बार आपके साथ चलेंगे तो उसका ध्यान सीधा लटा साहब की तरफ रहेगा, आपकी तरफ नहीं रहेगा। वो जब परिचय करोगे और अपना परिचय दोगे तो एक शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल कास्ट, तीसरा शेड्यूल कास्ट, चौथा लट्टा साहब आदिवासी, वो तीनों उसके दिमाग से डिलीट हो जाएंगे। वो एक रहेगा, वो एक रहेगा। वो उससे बात करेगा, वो उससे ध्यान रहेगा, उससे रिश्तेदारी पूछेगा, उससे घर बार का पूछेगा, उसका हालचाल पूछेगा। और उसके बाद अगर कभी लता साहब नहीं गए तो वो कहेगा इस पर लता साहब नहीं आए क्या? लता साहब नहीं आए तो ठीक है मैं आऊंगा देखूंगा, तो चंदा बंदा उधर आऊंगा उधर ही दे दूंगा, आऊंगा तो दूंगा ना। हाँ, क्योंकि लता साहब तो आया नहीं। अगर लता साहब के बिना आप जाकर के वो विचारधारा उनको देते हो तो उसको लगता है ये मेरा भाई है, मेरा भाई बनने आया है, मुझे भाई बनाने आया है, मुझ में भाईचारा निर्माण करने आया है। तो ऐसे कठिनाई आएगी, पहली बार आएगी, दूसरी बार आएगी। तो साथियों इस तरीके से जो विषय है वो क्या है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, ताकि थोड़ा, क्योंकि विषय पढ़ना तो आसान है लेकिन उसका मतलब भी होता है, ऐसे शब्द जोड़ करके नहीं बनाया जाता। राष्ट्र हित एवं विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन, बिखराव, भूखमरी एवं उसकी संस्कृति का पतन एवं उनका संपूर्ण अस्तित्व खतरे में एक सोची समझी साजिश। एक तरफ क्या है राष्ट्र हित और राष्ट्र का विकास, ये एक तरफ चीज है। उसके सामने क्या है? उसके सामने है आदिवासियों का विस्थापन, आदिवासियों का बिखराव, आदिवासियों की भूखमरी और उनकी संस्कृति का पतन। जैसा कल न्यायपालिका पर सुभचंद्र राम साहब ने बताया ना कि एक पलड़े में सोना रख देते हैं, एक पलड़े में पत्थर रख देते हैं, तो जज साहब को पूछेंगे कौन से में हाथ डालेगा, तो वो हाथ सोने में डालेगा, इतना मूर्ख नहीं है कि पत्थर में डालेगा। हम बात करें कि एक तरफ आदिवासियों के इन सारी की सारी पैदा होने वाली समस्याओं को और दूसरी तरफ देश के विकास और उसके राष्ट्र हित की बात को कहा जाए तो राष्ट्र हित किसका है? उस राष्ट्र में कौन है? जिस राष्ट्र का आप विकास चाहते हो उस राष्ट्र में है कौन? अगर राष्ट्र में रहने वाले का अस्तित्व खत्म होता है, उस राष्ट्र में रहने वाले, जन्म लेने वाले, जीवन यापन करने वाले का पतन होता है, उसकी संस्कृति खत्म होती है, वो भूखमरी और नंगेपन पर पहुंचता है, वो बीमारियों से मरता है और जंगलों से, वहां से जमीनों से खदेड़ करके शहरों में फुटपाथ तक पहुंचाया जाता है। किसका विकास? किसके विकास की बात? राष्ट्र के विकास की बात, राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के विकास की बात नहीं। उनका पतन हो, मरे, कुछ भी करे, उनका कोई मतलब नहीं है। विकास किसका? राष्ट्र का। अब राष्ट्र का विकास क्या है? राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके तहत सड़कों का काम शुरू हुआ और गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया। उस समय हम लोग फील्ड में काम करते थे तो लोग हमें, बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता रखने वाले बोलते थे, सरकार बढ़िया तो काम कर रही है, देखो गांव-गांव में सड़कें बना रही है, इतनी बढ़िया सड़कें। अरे प्रधानमंत्री वाली सड़कें तो बराबर सपाट, एकदम खड्डे वड्डे मिटाकर समान एकदम सपाट, इतनी बढ़िया तो काम कर रही है, सड़कें बना रही है, विकास तो कर रही है, फिर क्या चाहिए? मैं उन लोगों को उदाहरण देके समझाता था, जैसा तुम्हारे पास कार है? बोला नहीं। कोई मोटरसाइकिल? बोला नहीं। यहां रहने वाली जनता जिसके बीच में सड़क बन रही है उसके पास कार नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके पैरों में चप्पल है, जूता भी नहीं, चप्पल है।
और राजस्थान पूरा कांटों भरा एरिया है, वहां बिना जूते चप्पल के आदमी चल नहीं सकता। तो महीना 2 महीना चलने के बाद चप्पल पहनकर जब आदमी चलता है तो उस चप्पल जूते के अंदर कांटे फंस जाते हैं, कहीं कहीं से फंस जाते हैं। अगर वो आदमी राजस्थान की उस मुलायम और रेतीली जमीन पर चलता है तब तक उसको उस कांटे का एहसास नहीं होता। अगर वो भूल से भी सड़क पार करता है तो सड़क नीचे से कठोर होती है, चप्पल दब जाता है, कांटा ऊपर हो जाता है और उसके पैर में चुभ जाता है। वो फटाफट दौड़ करके सड़क से नीचे उतर जाता है। क्या काम आई सड़क उसकी? उसके सड़क क्या काम आई? उसके वो विकास क्या काम आया जिस पर वो चल भी नहीं सकता? क्योंकि उसके जूतों में अनेक असंख्य कांटे होते हैं और कांटे सड़क पर चलने से ऊपर उठते हैं। ऊपर उठते हैं तो उसके पैर में चुभते हैं। वो सड़क पास पास में बनी हुई है। राजस्थान में अगर कभी जाने का मौका मिले तो एक बात का जरूर ख्याल करना जो आज बता रहा हूं, सड़क के पास एक सड़क होती है। ध्यान दे देना, कभी जाने का मौका मिले, उधर से गुजरने का मौका भी मिले तो जो सड़क होती है उसके पास एक सड़क होती है, यानी सड़क के पास एक कच्चा रास्ता होता है। एक कच्चा रास्ता होता है तो पैदल चलने वाले लोग सारे उस कच्चे रास्ते पर चलते हैं। बैलगाड़ी वाले, छोटी मोटी गाड़ी वाले उस पर चलते हैं। वो जो सड़क है उस पर नहीं चलते क्योंकि उनको उधर चलने से कांटे चुभते हैं। जिन लोगों के पास में गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साधन नहीं है, उनके क्षेत्र में सड़क की जरूरत नहीं। उनके क्षेत्र में उनके रोजगार की, उनके बच्चों के एजुकेशन की, उनके लिए वहां पर रोजगार की व्यवस्था, ये किसकी जरूरत है? जिसकी जरूरत है वो नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है वो। ऐसा ही आदिवासियों का, आदिवासी क्षेत्रों में एक उदाहरण मैं आपको यहां देता हूं कि दुश्मन ने किस तरीके से हमारे साथ किया। मैं बहुत ही, वो खुद मेरा अपना उदाहरण है। मेरे जिस समय जमीन लोगों को अलॉटमेंट करने का अधिकार हमें मिला कि जो जमीन जो जोत रहा है उसको मिलनी चाहिए, उसके नाम होनी चाहिए, तो उस समय मेरे ताऊ जी ने एक जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा किया और उसको जोतना शुरू किया। 15-20 साल तक जोतने के बाद मजबूरी में और कानून के और संविधान के दबाव में आकर के उन अधिकारियों को वो जमीन उनको अलॉट करनी पड़ी। वो जमीन 100 बीघा जमीन थी, 100 बीघा जमीन थी। उसमें से उन्होंने अलॉटमेंट का आदेश दे दिया, 100 बीघा जमीन इसको दे दी जाए, ये भूमिहीन है, इसके नाम की जाए, उसको उसकी डिग्री दे दी। जब गांव में मामला आया और उस जमीन को एक तरह से तरमीम करके, उसका क्षेत्र करके कि ये तुम्हारी, इतना नाप करके देनी पड़ती है, फिर नक्शे में उसको काटना पड़ता है कि ये खसरा नंबर, सर्वे नंबर डाल करके करना पड़ता है। वो प्रोसेस जब शुरू किया तो उसके अंदर षड्यंत्रकारी लोग ऊपर से नीचे तक होते हैं। जिस तरीके से मैं वो कहता हूं पहले वाले सब्जेक्ट पर कि ऊपर कौन है? ब्राह्मण। ऊपर बैठा हुआ ब्राह्मण क्या बोलता है? मृत्यु भोज रोको, बाल विवाह रोको, ये सब रोको, और प्रशासन को एक्टिव करता है। उस दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी। खास करके राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन उनको छुट्टी नहीं दी जाती। एक अधिकारी के चैम्बर में मैंने जाकर पूछा, मैंने कहा साहब यहाँ बैठे हो आज छुट्टी के दिन? बोला यार वो प्रशासन ने ड्यूटी लगा रखी है ना, आज मृत्यु भोज और बाल विवाह। तो मैंने कहा आपके चारों तरफ तो 50 हो रहे हैं, आपके चारों तरफ तो 50 हो रहे हैं, मृत्यु भोज और वहां बाल विवाह हो रहा है। बोला वो तो होता रहेगा, वो तो होता रहेगा, ये करना पड़ता है। ऊपर वाला कहता है बाल विवाह नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, नीचे वाला ब्राह्मण क्या कहता है? करना चाहिए। दोनों तरफ का सिस्टम चल रहा है। वो कहता नहीं करना चाहिए। उसने जमीन दे दी, अलॉटमेंट कर दिया। जो देने वाला था वहां पर पटवारी, उस पटवारी ने क्या किया? उसमें से 30 बीघा जमीन जो जोतने लायक थी वो दे दी। बाकी 70 बीघा जमीन उसने क्या किया? सड़क के किनारे किनारे 1 किलोमीटर तक लंबी, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क के किनारे किनारे। और चौड़ाई कितनी मालूम है उसकी? 70 फुट चौड़ाई, 70 फुट लंबाई, 1.5 से 2 किलोमीटर। उसमें हल कैसे जोतेगा वो? कैसे फसल बोएगा? बोएगा तो उसकी रखवाली कैसे करेगा?
सड़क के किनारे पर है, पशुओं का आना जाना रहेगा। उन्होंने वो जमीन अलॉट कर दी और उसमें तरमीम कर दी ये जमीन। अब वो जमीन जोतने लायक ही नहीं थी, जोती ही नहीं गई, कभी पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही। अचानक क्या हुआ, 4 साल 5 साल पहले वो जो सड़क जिसके किनारे वो जमीन थी, वो सड़क मेगा हाईवे हो गई। वो मेगा हाईवे हो गई तो वो जमीन जो है, जिसको कभी नहीं जोता गया, जिसको फालतू समझकर उसके खाते में डाल दिया गया, जो उसने अपनी जिंदगी में कभी उससे 1 रुपए की भी आय नहीं ली, वो जमीन करोड़ों की हो गई। जब वो जमीन करोड़ों की हो गई, तो करोड़ों की हो गई तो वो क्या बोले, ये जमीन तो जोतने लायक नहीं थी, इसलिए आपकी खारिज की जाएगी, कैंसल की जाएगी। भाई जोतने लायक भी नहीं थी और लोग भी बोल रहे हैं ये जमीन कभी जोती ही नहीं गई, तो ये खारिज करते हैं, इसकी जगह आपको दूसरी देते हैं। मेरे ताऊ जी अनपढ़ थे, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा यार ये तो मामला इस तरीके से हो रहा है। मैंने कहा छोड़ दो इसको, मैं सल्ट लूंगा, मैं निपटा दूंगा। तो उनके पुत्र नहीं है, उनका एक गोद लिया हुआ भाई का बेटा है, उसको साथ में लेकर के उस जमीन की लड़ाई मैंने लड़ी। और वो लड़ाई लड़ी तो प्रशासन ने हर तरह से हमें काटने का प्रयास किया। आखिर में हमने एक ही बात कही कि प्रशासन चाहे कुछ भी करे, ये जमीन हम लेके रहेंगे, दूसरे तरीके से लेकर। तब आने तो नहीं देंगे किसी को भी, इस पर किसी को नहीं आने देंगे। तो मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा था कि कभी वो जमीन बेकार थी, तब हमारे आदमी को दी गई। आज वो जमीन कीमती हो गई तो कह रही है ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी है। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कभी उन्होंने समतल और मैदानी जो जमीन खेती के लायक थी, वहां से आदिवासियों को खदेड़ा, और जहां पर जंगल है, पहाड़ है, जहां इंसान रहने लायक नहीं है, वहां पर उन्होंने उनको खदेड़ दिया, वहां भगा दिया। मेरे कभी कभी अंदर से बहुत खून खौल उठता है कि आज से अगर मान लो 1000, 1500, 2000 या 500 साल पहले या 2000 साल पहले, जब पहली बार हमारे लोगों को अधिकार वंचित किया होगा पुष्यमित्र शुंग के जमाने में, और उन लोगों को जाकर के जंगलों में बसना पड़ा होगा, आज तो जरा सी भी थोड़ी बहुत वहां पर वो सुविधाएं हो गई है, सड़क बन गया है, कहीं बिजली पहुंच गई है, कहीं पीने की व्यवस्था हो गई है, पानी की वगैरह। आज से 2000 वर्ष पहले देखो आप, जहां खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, जहां पर इंसानों के रहने लायक कोई जगह जमीन जगह नहीं हो, जहां 24 घंटे खतरा ऊपर मंडराता रहता हो, जहां खेती भी नहीं हो सकती हो, ऐसी जगहों पर हमारे पुरखों ने रह करके अपना समय व्यतीत किया, मगर इन आर्यों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने वो बर्दाश्त किया, अपनी जान जोखिम में डाली, मगर उनकी व्यवस्था को या उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अंदाजा लगा सकते हो कि वो लोग कितने स्वाभिमानी रहे होंगे। जब उनको उस समय एक बदनीयत से, एक षड्यंत्र के तहत वहां से खदेड़ा गया होगा, वहां से निकाल दिया गया होगा, जंगलों में जाकर के उन जंगली जानवरों के बीच रहने के लिए मजबूर किया गया होगा, उस समय ब्राह्मण खुश हुए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सालों को इधर ही डालना था, इधर ही भगाना था। आज उनको पता चल रहा है कि जहां आदिवासी रहता है वहां तो सोना ही सोना है, वहां तो खनिज है। आज उसको इस बात का पता लगा कि वो जमीन तो बहुत कीमती है, तो बहुत जमीन कीमती है, तो वो जमीन वो राष्ट्र हित के नाम पर, देश के विकास के नाम पर वो आदिवासियों से छीन रहा है, वो आदिवासियों से वापस ले रहा है, आदिवासियों को वहां से जबरदस्ती खदेड़ रहा है। जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं, इसका जब वो विरोध करते हैं, नहीं हम नहीं देंगे, ये हमारी जमीन है, हालांकि उस आदिवासी को ये पता नहीं है कि, उसको ये पता नहीं है कि इसके नीचे क्या है। उसको इतना ही पता है कि ये मेरी माँ है,
और यहाँ मैं खेती करता हूँ, थोड़ी बहुत जमीन में थोड़ा चावल पैदा हो जाता है, थोड़ी तुअर पैदा हो जाती है, उससे मेरा साल भर का गुजारा चलता है, मेरे बच्चे पलते हैं और मेरा परिवार गुजारा करता है। वो इतने तक ही है, लेकिन वो इतना भी उसको नहीं देना चाहता, उससे भी वो उसको बाहर निकालना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में जब आदिवासी उसका विरोध करता है, आदिवासी उसके सामने खड़ा होता है, तो हमारा दुश्मन क्या कहता है? ये नक्सलवादी है, ये नक्सलवादी है। और नक्सलवादियों से निपटने के लिए सेना का सहारा लिया जाएगा। पुलिस कम पड़ रही है, सेना का सहारा लिया जाएगा। वो नक्सलवादी कह रहा है। नक्सलवादी का मतलब ही नक्सलाइट, और इधर वो कंपेयर करके देखो, आदिवासी ही कह रहा है डायरेक्ट, अरे सॉरी आतंकवादी ही कह रहा है। एक बयान मैंने अखबार में पढ़ा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी हमारा है, नरेंद्र मोदी हमारा है, मगर इधर से नीचे नीचे, इधर से ऊपर ऊपर हमारा नहीं, वो उनका। वो क्या कहता है? वो अखबार में स्टेटमेंट देता है, अखबार में छपकर आता है कि प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों? क्या कह रहा, समझ रहे हैं आप? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर जितने आतंकवादी है सब मुसलमान क्यों? मुलाकात हुई नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही मैसेज भेज दिया, या फिर आपके माध्यम से मैसेज भेज रहा हूं समाज में, कि उस नरेंद्र मोदी को यह पता नहीं है कि आज आतंकवादी मुसलमान है, आज से 20 साल 30 साल पहले आतंकवादी सिख था। इस देश में आतंकवादी का नाम एकदम से बच्चे को भी बोल लोगे आतंकवादी, तो वो पगड़ी और दाढ़ी आ जाती, सीधी, चेहरा एकदम से पड़ल पे। उस समय मुसलमान आतंकवादी नहीं था, उस समय आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ सिख था। और सिखों का जब दमन कर दिया, दमन एक तरह से उनको एक दबा दिया गया और उनकी क्रांति को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, तब उन्होंने देखा अब ये 100 200 400 साल तक सिर ऊंचा नहीं करेंगे, तो उन्होंने नंबर लगाया दूसरा, अब इसको दबाओ। अब उन्होंने मुसलमान का नंबर लगाया, मुसलमान को दबाने का कार्यक्रम शुरू किया। तो आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो क्या सामने वाला ऐसे खड़ा रहेगा पीछे हाथ करके? वो सामने से मारेगा, और अगर सामने से नहीं भी मारेगा तो आप थप्पड़ मारोगे तो ऐसे ऐसे तो होगा ना बचाव के लिए, तो ऐसे हाथ तो करेगा ना बचाव के लिए। तो कोई भी बच्चा भी, छोटा बच्चा भी, छोटे बच्चों को भी थप्पड़ मारोगे, ऐसे करोगे तो वो यूं करेगा। अपना अपना बचाव हर कोई करता है। जब मुसलमानों को भी इसी तरीके से दबाने और गुलाम बनाने का, सिखों की तरह उनका वो जो दमन करने का, उनको दमन करने का प्रोग्राम बनाया गया, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो सामने खड़े हुए होंगे, और खड़े हो रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आतंकवादी। और इस देश में तो आतंकवादी कौन है, क्या है, इसके उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो। जब बॉम्बे के अंदर ताज होटल पे हमला होता है, एक खासियत रही है इस देश की कि बहुत ही कम जिंदा आतंकवादी पकड़े गए, बहुत ही कम। आतंकवादी जिंदा कभी नहीं पकड़ा जाता, भूल से 1-2 बार पकड़ा गया, क्योंकि वो लोग ऐसे मजबूर युवा जो शिक्षित है, बेरोजगार है, और उनकी बहन की शादी नहीं हो रही है, उनके माँ बाप का इलाज नहीं हो रहा है, किसी माँ की किडनी खराब है, डॉक्टर 5 लाख मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, या फिर वो समझता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है। ऐसे जरूरतमंद युवाओं को अपने पास आरएसएस बुलाता है, बुला करके उसकी मजबूरियों को जानता है और कहता है तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, तुम्हें 10 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा, और अभी तो करोड़ों में हो गया, करोड़ मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा। वो बोलता मुझे क्या काम करना होगा, तुझे सिर्फ पार्लियामेंट में जाकर उल्टी सीधी 2-4 गोली चलानी होगी दीवारों पे इधर उधर।
गोली चला देना और वहां से भाग जाना, कुछ नहीं होगा, हम तेरे को पकड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। उधर वो पुलिस बल को क्या कहते हैं, इतने बजे इतने युवा आतंक करने वाले हैं, घुसने वाले हैं, जिंदा जाना नहीं चाहिए, उधर ही ढेर कर देना। जिंदे चले गए सारे पोल खोल देंगे वापस जाके समाज में। कल कोई भी उसे पूछ सकता तेरे पास कल 1 रुपया नहीं था, कहां से आया, तो वो भोले भोले में नहीं तो कभी कभी पैक लगाकर नशे नशे में बोल देता है, जला 2 गोली चलाया 2 करोड़ मिल गया। इसलिए वो क्या करता है, वो उसी समय उसको मार देता है। ये पाकिस्तान और भारत दोनों की मिली जुली साजिश है आतंकवाद। मैं तो इसको सबसे बड़ा आतंकवाद फैलाने वाला देश में आरएसएस को ही मानता हूं, पाकिस्तान को कुछ नहीं मानता। क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले और शासन करने वाले जो शासक लोग हैं, उनकी सांठगांठ भारत के शासक वर्ग से है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मैंने आज दिन तक किसी भी मुसलमान के हाथ में एक धागा भी बंधा हुआ नहीं देखा। अफजल खां के इतना सारा कलेवा बंधा हुआ है, उसके हाथ में इतना कलेवा बंधा हुआ है। बहुत सारी जगह फोटो प्रसारित किया जा रहा है, जब वो AK-56 लेके जा रहा है तो हाथ साफ दिखाई देता है। कोई मुसलमान तो कलेवा बांधता नहीं है, कोई तो धागा बांधता नहीं है। और जब उसको मारना होता है भूल से, भूलवश हुआ ये मामला, कल्याणी साहब भूलवश हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि पहली बार ये ऑपरेशन NSG को दिया गया, पहली बार। आज तक ऐसे ऑपरेशन NSG को नहीं दिए गए, NSG को लाया गया। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो राष्ट्रीय सुरक्षा बल है, जिसमें ब्लैक कमांडोज होते हैं, बड़े बड़े नेताओं को मिलते हैं, वो NSG ने वहां पर, उनको मालूम नहीं था क्या करना है। उनमें से 1-2 ऐसे होंगे कि सलाह के एक जिंदा पकड़ लेते हैं, मारे नहीं, उन्होंने जिंदा पकड़ लिया। जिंदा पकड़ लिया, पकड़ने के तुरंत बाद में सुरक्षा एजेंसी जो दूसरी उनकी दलाल टाइप की एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों ने कहा हमें दे दो, तुम जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा काम मरने मारने का था वो पूरा हो गया, अब तुम जाओ, ये हमें दे दो। उन्होंने दे दिया और किसी भी मीडिया के सामने आने नहीं दिया, किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया। एक बार थोड़ी सी बात अंदर से निकली, वो क्या बोला, मेरे साथ धोखा हुआ। अगर कोई आदमी तय करके आता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो कैसे कह सकता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। उसकी भावना जो आई बाहर कि मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर मेरी कोई सुनता नहीं है, उसने कहा मेरे साथ धोखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये कहा गया था तेरे को पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो चुपचाप उधर कर देना। अगर वो वास्तव में पाकिस्तान का या मुसलमान है तो उसे कभी का फांसी चढ़ा देना चाहिए था। स्पष्ट हो चुका है कि उसने गोलियां चलाई, उसने लोगों को मारा, हत्या की, खून बहाया, सारा स्पष्ट है। फिर क्या कमी है कि उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा रहा। फांसी नहीं चढ़ाया जा रहा, ठीक है, मगर उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च हो रहा, उसकी सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च हो रहा। सुरक्षा काहे की, अब तो उसके पास पिस्टल भी नहीं है, देसी कट्टा भी नहीं है, फिर काहे की सुरक्षा, उसे कौन मार सकता है। जिन लोगों को मारा गया उनके परिवार में ऐसा कोई 30 मार का है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे डरपोक और वो पूंजीपति जैसे लोग हैं, उनके पास तो वो कोई है नहीं, थप्पड़ मारने की औकात नहीं। मगर उनको इतना सिक्योरिटी में क्यों रखना पड़ रहा है, सिक्योरिटी में इसलिए रखना पड़ रहा है कि अगर वो सिक्योरिटी से बाहर आ गया, किसी भी माध्यम से अगर उसकी मुख्य जुबानी बाहर गई, तो हम लोगों की पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। इसलिए चाहे अक्षरधाम का कांड हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे मालेगांव का हो, चाहे बॉम्बे के ताज होटल का हो, सारे के सारे कांड आरएसएस करवाता है। और ये इसका अक्षरधाम का हुआ था, उस समय आडवाणी ने, लालकृष्ण आडवाणी ने क्या बयान दिया, अखबार को स्टेटमेंट दिया कि ये पाकिस्तान के मुसलमान थे। तो पत्रकारों ने पूछा कैसे पता चला, तो बोला उनके जो चड्डी पहनी हुई थी ना, वो चड्डी पाकिस्तान ब्रांड की थी, पाकिस्तान की कंपनी के ब्रांड की चड्डी थी, इससे पता चलता है कि ये पाकिस्तान के थे। मैं तो उस समय कहा, उसके जवाब में मैंने लोगों से कहा कि अगर भारत में रेल पटरी से उतर जाए ना, तो भी आडवाणी कहेगा पाकिस्तान का हाथ है। रेल चलते चलते पटरी से उतर जाए तो आडवाणी का बस चलेगा तो कहेगा पाकिस्तान का हाथ है।
पाकिस्तान का नाम लेकर वो भारत में रहने वाले मुसलमानों को और SC ST OBC के लोगों को आमने सामने करता है। ये उसका षड्यंत्र है। ऐसा ही षड्यंत्र वो अब आदिवासियों के साथ करने जा रहा है।